क्या एक केक एक साथ लंबा और छोटा हो सकता है? जी हाँ, ये है टू टॉल स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक। एक कंपनी ने आटे को बिल्कुल नए मायने दे दिए हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार ने स्कैंडिनेविया के एक व्यंजन को कनाडा पहुंचा दिया। मगर पहले ये नर्म, मलाईदार और थोड़ी खट्टी चीज, बकरी के दूध से बना चीज। वैसे तो इसे शेफ कहते हैं क्योंकि फ्रेंच में बकरी को यही कहा जाता है। इसे क्रैनबेरीज में लपेटने के बाद ये किसी भी बिस्किट के साथ खाया जा सकता है। 1985 में ब्रूस वैंडनबर्ग और उनकी पत्नी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक फार्म खरीदा और परिवार बसाने का फैसला किया, मगर इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनके 2000 किड हो जाएंगे। हमसे पहले ये फार्म जिनका था वो यहाँ बकरियाँ पालते थे और उनके दूध से घर में ही चीज बनाकर बेचते भी थे। अक्सर लोग हमारे घर के सामने बकरी के दूध का चीज खरीदने के लिए रुक जाते। तब हमें लगा कि हम इसे बड़े व्यवसाय के रूप में शुरू कर सकते हैं और हमने रिसर्च की। फिर 1987 में हमने 20 बकरियाँ खरीदी। फिर 2 साल बाद ही इन्होंने एक चीज प्लांट खरीद लिया और सेलिब्रिटी इंटरनेशनल ब्रांड का शेफ बनने लगा। नर्म शेफ, ये असल में सिर्फ बकरी के दूध से बना नर्म मुलायम चीज होता है। बकरी की खुराक से उसके दूध के स्वाद पर काफी असर पड़ता है। उनका दिन शुरू होता है हाई फाइबर वाली सब्जियों से बनी गोलियों के पौष्टिक नाश्ते से। कई बार वो अपने भूसे का बिस्तर भी कुतर लेती हैं। यहाँ पर बकरियों को सुबह 4 और शाम के 4 बजे दुहा जाता है। 2 लोग मिलकर 5 घंटे में इन बकरियों का दूध दुह पाते हैं। इन बकरियों से एक बार में 3000 लीटर दूध मिलता है, यानी दिन में 6000 लीटर। इतने दूध से 790 किलो चीज आराम से बनाया जा सकता है। इनका चीज इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इन्हें बाहर से भी दूध खरीदना पड़ता है, क्योंकि इनकी पड़ोसी मारिपोसा चीज फैक्ट्री में हर हफ्ते 1,20,000 लीटर दूध की खपत होती है। जब सन 2004-2005 में हमारे चीज की मांग काफी बढ़ गई, तब हम बाहर से भी दूध खरीदने लगे। आज भी हम करीब 80% दूध बाहर से ही खरीदते हैं। मैरिपोसा में पूरे ओंटारियो के फार्मों से बकरी का दूध आता है, एक बार में 20,000 लीटर। यहाँ दूध को ट्रक से पंपों के जरिए टंकियों में डाला जाता है, 1 मिनट में 1,500 लीटर की दर से। सबसे पहले तो यहाँ आने वाले दूध को पैस्चराइज किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया न रहें। उसे करीब 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। डैन उसमें एंजाइम्स मिलाते हैं जो अगले 16 घंटों में दूध को गाढ़ा करते हैं। जब दूध गाढ़ा हो जाता है तब तापमान कम कर दिया जाता है, वरना दूध का ठोस होना जारी रहेगा। फिर ये कूलिंग ट्यूब से होता हुआ ड्रेनिंग रूम में जाता है। शैनन इस कल्चर्ड दूध की थैलियों को प्रेसों के अंदर डाल रही हैं। हर प्रेस में 11,000 लीटर दूध होता है। अगले 12 घंटों में सारा पानी बाहर आ जाता है और सिर्फ छेना बच जाता है। हफ्ते भर में ये इस प्रोसेस से 15 टन चीज बना लेते हैं। छेने को एक हॉपर में डाला जाता है जो उसे मिक्सर तक पहुंचा देता है। बकरी के दूध से बने चीज में नमी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा 59% हो सकती है। अगर वो कम होती है तो उसमें थोड़ा पैस्चराइज्ड वे मिला दिया जाता है, फिर थोड़ा नमक डाल देते हैं। आगे 330 ग्राम के टुकड़ों में काटने के बाद असली काम शुरू होता है। मशीन से हर मिनट 60 टुकड़े बाहर आते हैं, इसलिए सिंथिया को भी काफी तेजी से हाथ चलाने पड़ते हैं। सिंथिया 1 घंटे में इस लाइन से करीब 1200 किलो चीज उतार लेती हैं। ये काम बड़ी फुर्ती से करना होता है। मैंने कोशिश की थी, ब्रूस ने भी मुझसे कोशिश नहीं की हुआ। कर ही नहीं पाया। आकार देने के बाद एंजेला हर टुकड़े को दालचीनी में मिली 110 ग्राम क्रैनबेरीज में लपेटती हैं। पिछले साल मैरिपोसा में करीब 9 करोड़ क्रैनबेरीज का इस्तेमाल हुआ था। क्रैनबेरी कोटेड चीज को 1 मिनट में 35 पीस की दर से वैक्यूम पैक किया जाता है। मैरिपोसा अपना चीज पूरे नॉर्थ अमेरिका में किराने की दुकानों और रेस्टोरेंट्स को भेजती हैं। हमें खुशी इस बात की है कि हम ऐसी चीज बना रहे हैं जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। इस लिहाज से हमें ये काम बड़ा ही आनंद देता है।
बकरी के दूध से बना चीज अब हमारे आपके लिए तैयार है। स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक एक क्लासिक नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट है जिसमें 3 चीजें बेहद जरूरी हैं: स्ट्रॉबेरीज, क्रीम और केक। 1850 के आसपास आने वाली गर्मियों का जश्न मनाने के लिए स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक काफी लोकप्रिय हुआ। मुझे तो टू टॉल स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक साल भर पसंद आता है। गर्मियों में तो ये खास होता ही है, मगर सर्दियों में ये हमें गर्मियों की याद दिलाता है, इसलिए सबको पसंद आता है। मूल केक बेकरी M&M मीट शॉप्स के लिए पिछले 30 साल से कई उत्पाद बना रही है, मगर अब टू टॉल स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक भी बनाने लगी है। ये केक बेकरी 1979 में विक्टोरिया BC में शुरू हुई थी, जब फ्रांस केंट और डग ने एक बेकरी खोलने का फैसला किया। बेकरी बेहद कामयाब रही। जल्दी ही इन्होंने वैंकूवर में अपना डेल्टा प्लांट भी खोल दिया। अब लंदन, ओंटारियो में भी इनका एक प्लांट है। ये रोजाना M&M मीट शॉप्स के 8000 टू टॉल स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक बेक करते हैं, उनके लेयर बनाते हैं और पैक करते हैं। इसमें केक की 3 परतें, स्ट्रॉबेरी मिक्सचर की 2 परतें और 3 परतें व्हिप क्रीम की होती हैं। इस तरह बनता है टू टॉल स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक। यहाँ केक बनाने की शुरुआत होती है मिक्सिंग प्रोसेस से। वैसे ही जैसे हम घर में करते हैं, हम सारी चीजों को मिलाते हैं, मैदा, अंडे, शक्कर। डेव मिश्रण में अंडे डालते हैं। यहाँ हर हफ्ते 5 लाख अंडों की खपत हो जाती है। मतलब इसके लिए हर साल 83,000 मुर्गियों की जरूरत पड़ती है। सूखी चीजों को गीली चीजों में डाला जाता है। इसमें शक्कर, मैदा, नमक और लेवनिंग एजेंट होते हैं, जिससे केक फूलता है। इस मिश्रण को 16 इंच लंबी और 12 इंच चौड़ी ट्रे में डाल दिया जाता है। इन्हें रैक से हटाना भी नहीं पड़ता। रॉब इन्हें इस बड़े से ओवन के अंदर धकेल देते हैं। 1-2 मीटर ऊंचे रैक पर 64 केक होते हैं। हम उन्हें ओवन के अंदर डाल देते हैं और घर की तरह ओवन का तापमान करीब 175 डिग्री सेल्सियस पर कर देते हैं। घंटे भर बाद टाइमर बंद हो जाता है और केक तैयार हो जाते हैं। मगर गर्म केक बड़े ही नाजुक होते हैं, इसलिए सजाने से पहले उन्हें ठंडा किया जाता है। ये 14 डिग्री सेल्सियस वाले कूलिंग टनल में जाते हैं। जब तक ये ठंडे होते हैं, तब तक सिंथिया इनकी फिलिंग तैयार कर लेती हैं। औसतन एक गाय एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। मूल केकरी के लिए 2100 गायें उसकी साल भर की दूध और क्रीम की खपत पूरी करती हैं। काफी गायें थी। यहाँ क्रीम को करीब 15 मिनट तक फेंटा जाता है। इतनी क्रीम से 112 केक सजाए जा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है स्ट्रॉबेरी फिलिंग की। ये ग्रेड A पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट टॉर्नम स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करते हैं। ये किस्म 1970 के दशक में कनाडा में ही विकसित हुई थी। ये अपने सख्त मगर गहरे लाल रंग के रस से भरे टेक्सचर के लिए मशहूर है। 75 किलो स्ट्रॉबेरीज को मसला जाता है ताकि फिलिंग ज्यादा स्मूथ हो, मगर इसके बाद भी स्ट्रॉबेरीज के कुछ बड़े टुकड़े बच ही जाते हैं। ये टुकड़े परतदार केक में हमें एक अलग स्वाद देते हैं। जब हम व्हिप्ड क्रीम और स्ट्रॉबेरीज का मिश्रण तैयार कर लेते हैं, तब हम जाते हैं अपनी डेकोरेटिंग लाइन पर। यहाँ केक का रूप बदला जाता है। माहिर लोग हर केक को हाथों से सजाते हैं। केक का एक बड़ा टुकड़ा बाद में 5 छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, मगर इस तरह साबुत केक पर काम करने में ज्यादा आसानी होती है। ये 5 केक का काम एक बार में ही पूरा कर लेते हैं। हर शख्स को सिर्फ एक काम करना पड़ता है, इसलिए वो अपना काम पूरे ध्यान से कर सकता है। सिल्विया केक पर स्ट्रॉबेरी की परत डालती हैं। फिर इस शॉर्ट केक में एक हाइट एडजस्टमेंट किया जाता है। आखिर में थोड़ा और व्हिप्ड क्रीम डाला जाता है। ये 1 घंटे में 400 केक बेक करके सजा लेते हैं। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि ये हर काम हाथों से करते हैं और इतनी बारीकी से काम करने के बाद भी ये दिन भर में करीब 8000 केक बना लेते हैं। कमाल की बात है। अगर केक को सुंदर टुकड़ों में काटना है तो उसे पहले फ्रीज करना जरूरी होता है। केक तो पूरी तरह से तैयार हैं। अब वक्त है इन्हें ठंडा करने का। ठंडा करने के बाद केक ज्यादा नाजुक नहीं होता, इसलिए उन्हें बड़ी आसानी से टुकड़ों में काटा जा सकता है और उसके किनारे भी सीधे रहते हैं। एक बड़े केक के 5 टुकड़े काटे जाते हैं, मगर इसके बाद भी इसे 12 लोग खा सकते हैं।
अगर आप अलग अलग स्वाद के सारे केकों को एक लाइन में लगाएं, जो इन्होंने पिछले साल बेचे थे, तो वो करीब 500 किलोमीटर लंबे होंगे, मतलब आइलैंड की लंबाई के बराबर। काफी केक बनाते हैं। काफी केक। पिछले साल M&M मीट शॉप्स ने पूरे कनाडा में 2 लाख स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक्स भेजे थे। घर लाने के बाद आपको इसके पिघलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरे परिवार को तो 2 टॉल स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक बहुत पसंद है। हम तो उसे ठंडा ही खाना पसंद करते हैं। ऐसे लगता है जैसे शॉर्ट केक के नाम पर आइसक्रीम खा रहे हो। इससे मजेदार केक कोई नहीं। एक अच्छा शॉर्ट केक बनाना काफी मुश्किल काम है, मगर इसका स्वाद लाजवाब होता है। 11,000 साल से इंसान गेहूं पीसकर आटा बना रहा है ताकि रोटी और ब्रेड बना सके। यानी हमें गेहूं पीसने के तरीके को सुधारने के लिए काफी वक्त मिला है। औद्योगिक क्रांति के बाद अब ढेर सारा गेहूं भी ऊंट या बैल की गर्दन तोड़े बिना ही पीसा जा सकता है। होराइजन मिलिंग में रोजाना 1,000 टन कैनेडियन गेहूं पीस लिया जाता है। अगर कोई 3,000 एकड़ में गेहूं की खेती करता है तो उसे काफी बड़ा किसान माना जाता है। हम तो इतना गेहूं 3 दिन में पीस डालते हैं। कनाडा अच्छे किस्म के गेहूं के लिए मशहूर है। कनाडा दुनिया के गेहूं बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ हर साल करीब 2 से 2.5 करोड़ टन गेहूं उपजता है। गेहूं जब इस शाफ्ट से गुजरता है तो रास्ते में उसकी सफाई भी हो जाती है। जिस किस्म का आटा बनाना है उसके हिसाब से अलग अलग किस्म के गेहूं मिलाए जाते हैं। गेहूं असल में 3 किस्म के होते हैं। एक गेहूं सख्त होता है जो ब्रेड या वैसी चीजें बनाने के लिए सही होता है क्योंकि वो फूलते हैं। नरम गेहूं बिस्किट और कुकीज जैसी चीजों के लिए अच्छा होता है, वो ज्यादा नहीं फूलते। फिर गरम आटा भी होता है जिससे पास्ता बनाया जाता है। अपने प्रोटीन की मात्रा की वजह से ही ये तीनों गेहूं अलग अलग किस्म के होते हैं। सख्त गेहूं से क्रिएटिव बेकर ऑल पर्पस आटा बनाते हैं और आज यहाँ वही पीसा जा रहा है। हम गेहूं पीसने से पहले उसे अपने क्लीनिंग हाउस में भेजते हैं। हाँ, हमारे क्लीनिंग हाउस में साबुन और पानी वाली सफाई नहीं की जाती। सफाई की ये प्रक्रिया शुरू होती है एक बड़े से चुंबक से जो गेहूं में मौजूद धातु के टुकड़ों को खींच लेता है। कॉम्बी क्लीनर गेहूं के अंदर से तिनके, कंकड़, पत्थर और जौ, ज्वार और मक्के जैसे दूसरे अनाज के दानों को छांट देता है। हवा के झोंके दूसरा कचरा साफ कर देते हैं। फिर पीसने से पहले गेहूं को टेम्पर किया जाता है ताकि उसके दाने जल्दी टूटें। हम थोड़ा सा पानी भी डालते हैं। इससे एंडोस्पर्म से भूसी अलग हो जाती है। वो एंडोस्पर्म ही आटा होता है। गेहूं की सख्ती के मुताबिक पानी डालने के बाद 12 से 24 घंटों की टेम्परिंग के बाद वो लचीला बन जाता है। इससे भूसी के टुकड़े ज्यादा छोटे नहीं होते और उन्हें बाद में छान लिया जाता है। एक साइक्लोन रोटरी वाल्व गेहूं में मौजूद ज्यादा हवा खींच लेता है, जिससे अगले चरण में वो चारों ओर उड़ता नहीं है। अब बारी आती है पीसने की। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि गेहूं पीसने के लिए आज भी पत्थर की 2 चक्कियों का इस्तेमाल होता है, मगर नहीं, अब टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल चुकी है। मशीनें भले ही नई हैं, मगर तरीका वही पुराना है। एक बार पीसने या इनकी भाषा में फर्स्ट ब्रेक के बाद गेहूं कई स्क्रीनों से गुजरता है। ये लगातार बारीक से बारीक होता जाता है और सूजी बन जाता है। उसे छानकर फिर पीसा जाता है और तब आटा निकलता है। हवा के झोंके भूसी और सूजी के कणों को अलग कर देते हैं और भूसी चली जाती है होल्डिंग टैंक में। उससे होल व्हीट आटा बनाया जाता है, मगर ये काम अगले दिन किया जाता है। अब बारीक सूजी को दूसरे रोलरों में और बारीकी से पीसा जाता है। उसे छानने पर मिलता है शुद्ध सफेद आटा। फिर उसमें विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं कि हमें अपने हर किस्म के आटे को पौष्टिक बनाना पड़ता है। इसमें डाले जाते हैं थायमिन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और आयरन। होराइजन मिलिंग आटे को अलग अलग वजन के पैकेटों में पैक करती है, 1 किलो से लेकर 25 किलो के पैक में। एक दिन में ये 85 लाख किलो आटा तैयार कर लेते हैं।
इतने आटे से ब्रेड के 4 लाख लोफ बनाए जा सकते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। हर रसोई की जान इस आटे से कुकीज, केक, मफिन और कई दूसरी चीजें भी बनाई जाती हैं। ये स्कैंडिनेवियन और ईस्टर्न यूरोपियन व्यंजन मध्यकाल से ही बड़ा लोकप्रिय रहा है। आज भी हेरिंग यूरोप में सबसे ज्यादा पकड़ी जाने वाली मछलियों में तीसरे नंबर पर है। इसके बाद भी समंदर में इन मछलियों की कमी नहीं है। ये मछलियाँ पौष्टिक हैं और लंबे समय तक खराब नहीं होती। बहुत सी दुकानें अब ऐसी मछलियाँ मांगती हैं जो लंबे समय तक खराब ना हों। इन हेरिंग मछलियों के विशेषज्ञों के परिवार से जुड़े लॉन क्रोंगोल्ड भी इस व्यवसाय को देखते हुए बड़े हुए हैं और अब ओंटारियो कनाडा में फीचर फूड्स के मालिक हैं। क्रोंगोल्ड खानदान शुरू से ही मछलियों का दीवाना रहा है और ये उस जमाने की बात है जब हम 1800 के दशक में पोलैंड में रहते थे और उस समय शहर शहर घूमकर पीपों में मछलियाँ बेचते थे। फीचर फूड्स आज नॉर्थ अमेरिका में मैरिनेटेड हेरिंग का एक सबसे बड़ा उत्पादक है। मछलियों का व्यवसाय तो हमारे खून में है। 300 साल से ज्यादा वक्त से नमकीन हेरिंग मछलियाँ पीपों में बेची जा रही हैं, मगर पहले ये पीपे लकड़ी के होते थे। एक पीपे की हेरिंग मछलियों से 175 जार भरे जा सकते हैं। ये मछलियाँ कटी हुई हैं और इनमें पहला ब्राइन डाला जा चुका है। वो एक नमकीन मैरिनेड होता है जो मछलियों को ताज़ा बनाए रखता है। क्वाकू वो ब्राइन निकाल रहे हैं और मछलियों को फ्लेवर की दूसरी परत देने से पहले उन्हें इस घोल से निकाला जा रहा है। ये दिन भर में 15,000 किलो मछलियाँ पैक कर लेते हैं। हम दिन भर में 40 से 50,000 मछलियों की बात कर रहे हैं। मतलब हफ्ते भर में समंदरों से पकड़ी गई करीब 3 लाख मछलियाँ। ये इसे क्योर या प्री पिकल करना कहते हैं क्योंकि हर अचार की तरह ये ब्राइन मछलियों को स्वाद देता है और वो लंबे समय तक टिकी रहती हैं। हम इसमें अपना क्योरिंग सोल्यूशन डालते हैं जिसमें सिरका, शक्कर और कुछ खास मसाले मिले होते हैं जिससे उन हेरिंग्स का स्वाद बेहतर हो जाता है। ये मछलियाँ फ्लेवर्स को अच्छी तरह से सोख लेती हैं। 2 दिनों तक हेरिंग को प्री पिकल में मैरिनेट किया जाता है। जार में पैक करके मिलने वाली मछलियों की पारंपरिक रेसिपी में प्याज बड़े अहम हैं और यहाँ काफी मात्रा में प्याज का इस्तेमाल होता है। दिन भर में करीब 1.5 टन प्याज। ग्वेंडोलिन है प्याज की मलिका। इनके आंसू नहीं गिरते। मैं 15 साल से यही कर रही हूँ, अब तो आदत पड़ गई है। प्याज और मछलियाँ अलग अलग कन्वेयर पर आगे जाती हैं। दोनों तराजू पर पहुँचते हैं जो 80 और 20 के अनुपात में उनका वजन लेता है। 80% हेरिंग और 20% प्याज। ये दोनों चीजें एक वाइब्रेटिंग टेबल पर गिरती हैं जिससे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वालों को आसानी होती है। ये महिलाएं इस बात पर नजर रखती हैं कि प्याज या मछली का कोई खराब टुकड़ा ना रह जाए। इनकी यहाँ मिलने पर हेरिंग और प्याज पॉकेट वेयर में आ जाते हैं। ये बड़ी कमाल की मशीन है। हर पॉकेट एक निश्चित मात्रा में वजन लेता है और फिर वो एक शटल सिस्टम में आता है जिससे फिर जार भरते हैं। हर जार को स्टेरिलाइज किया जाता है। इनमें नमकीन पानी की फुहार डाली जाती है, फिर उनमें मछली और प्याज भर दिए जाते हैं। एक शिफ्ट में ये मशीनें 25,000 जार भर देती हैं। इसके बाद ये एक मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं जो इनके क्वालिटी कंट्रोल का दूसरा चरण है। फिर हर जार में कवर ब्राइन डाल दिया जाता है। इसे पूरी तरह से पारंपरिक बनाए रखने के लिए मिश्रण में थोड़ी वाइन भी डाली जाती है। ये एक परंपरा है, इसलिए इतनी बड़ी टंकी में हम वाइन की कुछ बूंदें ही डालते हैं। हर मिनट में 60 जारों के ढक्कन को नेक बैंड से हीट सील कर दिया जाता है। फिर एक डिब्बे में 12 जार रखे जाते हैं। मगर बाजार में जाने से पहले इन्हें कुछ वक्त के लिए जार में ही रहना पड़ता है। इस तरह से जार में रखने की असली वजह है क्यूरिंग प्रोसेस को पूरा करना। इससे मछली के अंदर सारे मसाले समा जाते हैं और उसे सही स्वाद मिलता है। हफ्ते भर तक यहाँ रखे रहने के बाद ये जार बाजार में जाने के लिए तैयार हैं।
यहाँ से ये हेरिंग मछलियाँ पूरे नॉर्थ अमेरिका के अलावा जापान और मेक्सिको भी भेजी जाती हैं। ये आपको हर दुकान के रेफ्रिजरेटेड सेक्शन में मिल जाएंगी। लोग एक एपेटाइजर के तौर पर हेरिंग खाते हैं। अक्सर इसे सार क्रीम या मेयोनेज में मिला लिया जाता है या फिर इससे अलग अलग सलाद और डिप बनाए जाते हैं। ये लीजिए, ये है जार में भरी पिकल्ड हेरिंग, हर स्कैंडिनेवियन के खाने की पहली पसंद।